नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारा इन्फ्लेमेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं और आज हम इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। कैसे इन्फ्लेमेशन कॉजेस होती है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, टिश्यू हीलिंग एंड प्रोलिफरेशन वगैरह क्या है और सिस्टमेटिक साइंस क्या होता है इन्फ्लेमेशन का, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। ये सारे टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लेक्चर है। आपका इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी टॉपिक चल रहा था। फर्स्ट यदि आपने इसका पार्ट नहीं देखा है, कल हमारा अपलोड हुआ है, तो फर्स्ट आप जा करके उसको देख लीजिए। ये हमारा सेकंड पार्ट है ना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको इजीली वो अंडरस्टैंड हो सके, राइट। तो सबसे पहले आज होता है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अर्लियर लेक्चर में हमने इसका टाइप्स के बारे में समझा, इन्फ्लेमेशन क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज और जनरल टर्म के बारे में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम वो सब नहीं पढ़ के आज हम इसका प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे ये होती है, राइट। तो सबसे पहले आज जाएगा आपका कभी भी जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट से वहाँ पर इंजुरी होती है ना, बॉडी के पार्ट्स में आपकी इंजुरी हुई है, तो इंजुरी होने के बाद उसको रिकवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है, इटसेल्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है ना। हमने देखा कि भाई एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है, तो जल्दी से वो हील हो सके, रिकवर हो सके उस जगह पे, इसके लिए बॉडी क्या करती है, इटसेल्फ खुद ही वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड का डायलेशन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। इन सम टाइम वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। डब्ल्यूबीसी का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी एक्सेसिव अमाउंट में उस जगह पर आकर के जो आपके वाइट ब्लड सेल्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग, आपको एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। सम टाइम वहाँ पर फ्लूइड भी स्पेस में आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर में फिल हो जाता है। ये रीजन रहता है कि आपका फ्लूइड वहां से वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल से आकर के आपके सेल्यूलर लेवल पर तक आ जाता है। इटसेल्फ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फर्दर ग्रोथ से प्रोटेक्ट करने के लिए वापस से वो डेड सेल है वो वहां से हटेंगे। हटने के बाद न्यू सेल्स का रिकवरी होगा, न्यू सेल्स वहां पर आएंगे। न्यू सेल्स होने के बाद धीरे धीरे वो रिकवर करेंगे और डेड सेल ऑटोमेटिक वहां से हटते जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर उसको वापस से रिकवर करने के लिए। तो इस तरीके से इसका होता है प्रोसेस। तो थोड़ा सा हम बुक के हिसाब से देख लेते हैं। When there is injury part of the body, arterioles, immune blood vessels in the surrounding tissue dilate, widen, and this allow the increase the blood flow. The area redness, vasoactive substance to also increase permeability, increase the pore size. These arterioles which allow blood cells, chemical mediator, blood pressure, protein, fluid accumulate area. This fluid accumulation causes swelling and may compress nerve in the area of resulting pain. Furthermore, the main chemical mediator of the inflammation like prostaglandin which are produced cells also irritation of the nerve and further contribute to the pain. अभी क्या होता है, जो हमारे मीडिएटर्स हैं, केमिकल्स वगैरह, प्रोटीन्स का अक्यूमुलेशन, आर्टिकल्स का क्या होता है, बाइडेन हो जाती है, कैपिलरी स्पाइड हो जाती है। बाइड होने की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आता है, केमिकल मीडिएटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो जगह है वहाँ पर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है और ऑब्वियसली बात है फ्लूइड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो रेडनेस हो जाती है। आफ्टर दैट बाद में यदि वो रिकवर नहीं होते तो फिर जो सेल्स है वो डेड होके आपके ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट होने के बाद। तो डेड सेल को भी इन्फ्लेमेशन वाली जगह से हटाना जरूरी होता है ताकि वहाँ पर नए सेल्स आए, नई स्किन आके आपको रिकवर कर सके। तो इस तरीके से कि इसका एक प्रोसेस होता है, एक फर्दर प्रोसेस होता है। जब आपको फर्स्ट टाइम इंजुरी लगती है तो रेडनेस होता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, धीरे धीरे करके वो रिकवर होते हैं। आपने इसको, हर पर्सन इससे नोन है टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। कैसे अभी किस लेवल तक होती है हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्फ्लेमेशन का एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा और ईजिली हो जाए समझने में और मुझे भी समझाने में आसानी हो जाए, तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, राइट। तो प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लेमेशन में टिश्यू इंजुरी कॉज्ड बाय द फिजिकल और केमिकल एजेंट ऑन द पैथोलॉजिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म ना। आपका जो स्किन का टिश्यू है उसमें इंजुरी हो रही है, कॉज बाय फिजिकल, केमिकल एजेंट और पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है
और आपका पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी फैक्टर, कोई सा भी कॉज आपको हो सकता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन भी आपके इंक्लूड उसमें हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट में क्या आ जाता है, कैपिलरी वाइडनिंग। कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, अब वापस से वर्ड आ गया तो एक बार और बता देता हूँ। आर्टरीज होते हैं, आर्टियोल्स होती हैं और फिर कैपिलरीज होती है। छोटा छोटा पोर्शन होके बढ़ जाता है, पतली पतली हो जाती है, वो हो जाती है कैपिलरीज। एरोटा, आर्टिस, आर्टियोल्स, देन कैपिलरीज। आर्टरीज का छोटा छोटा पार्ट होना, पतला भाग होना, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज है जहाँ पर ब्लड का आपस में सेल्स का एक्सचेंज होता है, ब्लड का वहाँ पर होती है। तो ये क्या होता है, बाइट हो जाती है। पहले छोटी पतली सी थी बिल्कुल, तो ब्लड का फ्लो कम हो रहा था, बाद में ये क्या हो गई, बाइट हो गई, बाइडनिंग हो गई, मोटी हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो इंक्रीज हो जाएगा। ओबियसली बात है कि यदि पाइप्स ज़्यादा मोटा है तो पानी का प्रेशर भी, पानी भी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दूसरे स्टेज में हम देखेंगे इंक्रीज द कैपिलरीज परमिबिलिटी। कैपिलरीज उनकी जो परमिबिलिटी है वो भी इसमें इंक्रीज हो जाती है। परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ द फ्लूइड, वो फ्लूइड को एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज करना शुरू कर देती है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, हाँ सेकंड पार्ट आ जाता है आपका अट्रैक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। इसकी वजह से क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं आपके प्रोटेक्टिंग जो रिस्पॉन्स में काम करते हैं, वो अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उनका फ्लो वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी सेल टू द इंजुरी। अब जिस जगह पर इंजुरी हुई है वहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं उनका माइग्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पर वो ज़्यादा माइग्रेट करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करना। तो वहाँ पर ऑलरेडी इंजरी हुई है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेनिक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए वो एक्सेसिव अमाउंट में माइग्रेट करने लगते हैं एट द साइट ऑफ द इंजुरी। होप यू अंडरस्टैंड। फिर अगला आ जाता है सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स, है ना। सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। फीवर एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। अभी क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स में आपको फीवर आएगा, फीवर आ जाएगा, और जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी, उनका प्रोलिफरेशन हो जाना, मतलब एक्यूमुलेशन होना, एक्सेसिव होने लगना। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप देखते होंगे कि भाई आपका जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है उनका मतलब जब आप सीबीसी कराते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो, तो उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स में। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। तो इस तरीके से इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो फंक्शन है, वो रिस्पॉन्स इसका वर्क करता है एट द साइट ऑफ द इंजुरी। तो बॉडी इटसेल्फ उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको हील करने का, रिकवर करने के लिए केमिकल का, मेडिएटर का, डब्ल्यूबीसी का एक रिस्पॉन्स करती है, जो डेड सेल्स हुए, टिश्यू हुए, उनको रिकवर करने के लिए, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड, इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो देखो, सबसे पहले होता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन लीड टू द ग्रेटर ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ द इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन द रेडनेस एंड हीट। वैसोडाइलेशन क्या हुआ, ब्लड वेसल्स उनमें डायलेशन हुआ, उनका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, साइज इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज हो गया, और इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस ऑफ द एट द साइट ऑफ आपकी इंजुरी, वहाँ पर रेडनेस आपको और बर्न देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेज में आ जाता है वेस्कुलर परमिबिलिटी। एंडोथेलियल सेल बिकम लीकी एंड अदर डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजुरी टू द बाय द केमिकल मीडिएटर। ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो परमिबिलिटी होती है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो लीकी हो जाते हैं, मतलब उनमें से लीकेज होने लगता है फ्लूइड का फ्रॉम एज ए डायरेक्टर एंडोथेलियल सेल इंजुरी बाय द केमिकल मीडिएटर। और जो केमिकल मीडिएटर होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो समटाइम आपने देखा होगा स्वेलिंग के साथ साथ एडिमा भी देखने को आपको मिल जाता है, राइट। तो ये उसके पीछे रीजन होता है कि मेडिएटर वगैरह रिलीज होते हैं, और जो एंडोथेलियम सेल होते हैं वो लीकेज होना शुरू कर देते हैं, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में होता है एक्सुडेशन ऑफ एक्सुडेशन। एक्सुडेशन मतलब कि बाहर एग्जिट होना, बाहर निकलना, जैसे कि फ्लूइड, प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स escape from the intravascular space as a result increase the osmotic pressure intravascularity and increase hydrostatic pressure intravascularity.
इसमें अब क्या होता है, जो एक्जुडेशन में आपका राइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्रोटीन्स है ना, ये क्या करते हैं, स्केप करते हैं फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से स्केप करके ये सेलुलर लेवल तक आ जाते हैं और वहाँ पर अपना एक्यूमुलेशन होना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको एक्सेसिव स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, एडिमा ये चीज़ें हो जाती है, राइट। और वेस्कुलर स्टेटस, ये क्या होता है, स्वेइंग ऑफ द ब्लड इन द ब्लड स्ट्रीम विथ vasodilation and fluid exudation of allow chemical mediator and inflammatory cell collect at the response to the stimulate. Slowing of the blood in the bloodstream with vasodilation and blood exudation to allow chemical mediator and inflammatory cells to collect and respond to the stimuli. ये क्या करते हैं, और स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को, और जो ब्लड का है मतलब फ्लो है उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर तक, यदि ब्लड जो वेस्कुलर लेवल तक आपका इंजुरी पहुंच गया है उस कंडीशन में। अदरवाइज तो आपका यदि स्किन लेवल पर है, सुपरफिशियल लेवल पर है तो इतना नहीं होता है, पर यदि उसमें ब्लड वेसल्स भी इंक्लूडेड फिर वो थोड़ा सा क्रोनिक स्टेज पर चला जाता है और फिर थोड़ा सा सीवियर स्टेज पर चला जाता है। तो उसकी वजह से आपका ब्लड का जो फ्लो स्लो हो जाता है और वहाँ पर आपकी नेक्रोसिस वगैरह भी होने लगता है सेल्स का और टिश्यू का, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में समझी। अभी हम एक डायग्राम और लेंगे तो थोड़ा सा आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो जस्ट 1 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा, डायग्राम बनाऊँगा, फिर से मैं वीडियोस को आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक हमने स्ट्रक्चर लिया है, जिसके हिसाब से आपको थोड़ा सा और समझने में इजी हो जाएगी, कैसे हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे सेल इंजुरी हुई है तो इसमें हमने 2 पार्ट में इसको डिवीजन किया है। एक तो हो जाता है आपका वेस्कुलर रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्ट होता है। दूसरा आ जाता है आपका सेल्यूलर रिस्पॉन्स, यानी कि आपके सेल्स के लेवल पर क्या रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले हम वेस्कुलर समझते हैं। वेस्कुलर का जो केस होता है वो कम में मिलता है, मैक्सिमम जो केस होता है आपका इंजुरी का वो सेल्यूलर या टिश्यू लेवल तक ही रहता है। वेस्कुलर लेवल पर जैसे सेल्स इंजुरी हुई है, सेल्स इंजुरी की वजह से सेल्स डेट है, सेल्स इंजुरी हो गई है। दूसरा आ जाता है मोमेंटरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो उसी समय पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना, वो भी होता है वेस्कुलर लेवल पर। फिर देन नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे रिलीज ऑफ द केमिकल मेडिएटर, जो मेडिएटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका रिलीज हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि स्टमिन हो गया, काइनिन हो गया, प्रोस्टोग्लैंडिन हो गया। तो ये जो मेडिएटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनका ये अगेंस्ट उससे रिस्पॉन्स करते हैं अपना इम्यून रिस्पॉन्स, तो इनका रिलीज हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अब जैसे ये रिलीज हुए तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में लोकल वैसोडाइलेशन और हाइपरहीमिया, है ना। तो जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, उनका उनका वाइडनिंग ज़्यादा हो जाती है। वाइडनिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी और लोकल एडिमा, जो आपकी कैपिलरीज है उनका क्या होना, परमिबिलिटी थी वो इंक्रीज हो जाती है। परमिबिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर क्या होता है, लोकल एडिमा या स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो ये हो गया आपके ब्लड वेसल्स के लेवल पर किस तरीके से वो काम करती है। अभी हम जस्ट देखेंगे ब्लड वेसल्स के बाद सेल्यूलर रिस्पॉन्स, सेल्स का क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसे हमारे सेल्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा और रह गया, समझ लेते हैं 5 मिनट की और बात, राइट। तो सेल्यूलर रिस्पॉन्स में आ जाता है आपका कीमोटैक्सिस एंड माइग्रेशन एंड डाइपेडिस ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट। जो ब्लड सेल्स है आपके, ल्यूकोसाइट आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, उनका क्या हो जाता है, माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है, कीमोटैक्सिस। और दोनों को मिलाकर के सेकंड स्टेप में आता है माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ द इंजुरी। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जिस साइट पर इंजुरी हुई है वहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर फर्दर मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट हो गया, जो कि आपके प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आपके ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, आपको टिश्यू मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट मैक्रोफेज का काम करता है। लिम्फोसाइट आपका इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है। मैक्रोफेज मतलब बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देना, उसको खा जाना, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस सेल,
राइट, जो कि उनको लगता है कि ये डिटेक्ट भाई ये क्या करते हैं, सैनिक के जैसे काम करते हैं, एक हमारे गार्ड की तरह, जैसे कोई भी अंदर घुसा बाहर का बैक्टीरिया वायरस अटैक करके खत्म कर देना, इस तरीके से सिंपली वर्क करते हैं, है ना, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करते हैं, राइट। तो फेगोसाइटोसिस इस कंप्लीट प्रोसेस को टिश्यू मैक्रोफेज को मिलाकर के हमने क्या बोला, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में वही होता है जो बाहर से सब्सटेंस आ रहा है, बैक्टीरिया वायरस पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना, उनको क्या करना, डेड सेल को खा जाना, उनको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देना, इट इज नोन एज द फेगोसाइटोसिस। तो इस सबको मिला के हमने फेगोसाइटोसिस किया। अब फेगोसाइटोसिस के बाद लास्ट हमारा जो स्टेप आ जाता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेटेड, फ्लूइड एक्सुडेट और सेल्स एक्सुडेट। क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इसकी वजह से सेल्स में और फ्लूइड में वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है और आपको स्वेलिंग और एडिमा हो जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, राइट, कैसे इसमें हमारा प्रोसेस होता है, कैसे करके स्वेलिंग होती है, इसी में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, चाहो तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम इसके बाद देखते हैं इसका स्टेजेस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, क्या 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 उसका स्टेजेस होता है। सबसे पहले सेल इंजुरी हुई, सेल का डेथ हुआ या इंजुरी हुई है, और मोमेंटरी वैसो कॉन्ट्रिक्शन, उसी टाइम पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन होना, सिकुड़ जाना, वो भी स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप में आता है रिलीज ऑफ द केमिकल मेडिएटर, केमिकल जो मेडिएटर है उनका रिलीज होना भी उसी समय शुरू हो जाता है, जैसे कि हिस्टामाइन हो गया, काइनिन हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये क्या होते हैं, केमिकल मेडिएटर होते हैं। मेडिएटर का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करने का, कोई भी रिस्पॉन्स आया उसके अगेंस्ट। फिर आता है आपका लोकल वैसोडाइलेशन। लोकल वैसोडाइलेशन में जो आपकी लोकल ब्लड वेसल्स उनमें डायलेशन हो जाना, उनका साइज वाइडनिंग हो जाना, इट इज नोन एज द वैसोडाइलेशन और हाइपरईमिया। इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी और लोकल एडिमा, जो कैपिलरीज उनकी परमिबिलिटी मतलब उनका फ्लूइड का मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड वहाँ पर सीक्रेट होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको लोकल एडिमा हो जाता है। एक बार और सेल्यूलर लेवल पर देख लेते हैं, कीमोटैक्सिस, जो कीमोथेरेपी कीमोटैक्सिस होती हैं, वो माइग्रेशन ऑफ द डाइपेटिस ब्लड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होना, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। एक सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी कोई अटैक कर रहा है बाहर से आपको, तो एक व्यक्ति गया, उससे काम नहीं डट पा रहा, उसने पूरी सैनिक को बुला लिया, सबको ही आ गए और जा करके वहाँ पर अटैक कर दिया। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, सेल्स जहाँ पर इंजुरी हुई है वहाँ पर जाके अटैक करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, बार्म हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो एक अच्छे के लिए ही ये होता है, राइट। तो कैसे, जैसे हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं अलग अलग, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, तो ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, चल भाई अब मेरे अकेले की बस की बात नहीं, तुम लोग को भी आना पड़ेगा, हम सब मिलकर के अटैक करते और बैक्टीरिया वायरस को यहाँ से मार के भगाते, साले को भगाओ इधर से, अपनी कैटेगरी का नहीं है, हमारा दुश्मन है। तो इस तरीके से सब मिलकर के क्या करते थे, उस पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो टिश्यू माइक्रोफेजेस हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया और इम्यून रिस्पॉन्स हो गए, तीनों मिलकर के फिर से अटैक करते हैं, फिर से इनका दोस्त रहता है उसको एक्टिवेट करते हैं, चल भाई तुम भी चलो, इनको एंड करने का काम है ना। माइक्रोफेजेस को अटैक कर दिया, फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर दिया। फेगोसाइटोसिस का काम होता है कि भाई चलो स्टिमुलेट कर दिया इसको, हनुमान जी को ने शक्ति दिलाते हैं, ऐसे इसकी शक्ति दिला दी, इसको पता है कि भाई मेरे को बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करना है, जैसे ही मुझे जगाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा कि मेरा एक ही काम है बैक्टीरिया वायरस को, डेड सेल को, आउटर चीज़ों को खत्म करने का, फॉरेन बॉडी को। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है जा करके खत्म कर देता है, अटैक कर देता है, तो बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वहाँ पर और फर्दर इन्फेक्शन ना बढ़े, आपका सेल्यूलर का गैंग्रीन्स वगैरह ना हो, सेल्स का ज़्यादा डेड ना हो आपका सेल्स। तो इस तरीके से काम करता है। फाइनली आ जाता है आपका इन्फ्लेमेशन, एक्सुडेटिव सेल्स एक्सुडेशन, ये सेल्यूलर लेवल पर हो जाता है। तो इतना इसका प्रोसेस था। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, किसका कौन कौन सा स्टेज है, कौन कौन से स्टेज पर कंप्लीट होती है। सबसे पहले आ जाता है टिश्यू इंजुरी। आपके सबसे पहले टिश्यू में इंजुरी होती है। टिश्यू इंजुरी आपका टिश्यू और सेल्स है वो डैमेज होते हैं, है ना, या तो फिर ओवर यूज होने की वजह से, ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्रामा की वजह से। कभी कभी आप क्या करते हो, जैसे ज़्यादा वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, गांव में जो लेबर मजदूर होते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, तो हाथ पैर में उसकी वजह से स्वेलिंग भी आ जाती है, तो ओवर यूज ऑफ मसल्स की वजह से भी आ जाता है। रिलीज ऑफ केमिकल
कुछ केमिकल रिलीज होने की वजह से हिस्टामाइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, जैसे अभी हमने देखा काइनिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया। तो ये केमिकल्स वगैरह का भी डिफेंस मैकेनिज्म में रोल होता है। तो अंदर बैक्टीरिया वायरस है तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका ऑर्गन लेवल पर भी वहाँ पर एक्सेसिव स्वेलिंग होने का चांस रहता है, राइट। और फीवर भी इससे एसोसिएटेड रहता है इन्फेक्शन से। तो ऑब्वियसली बात है हार्ट रेट और फीवर भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, ल्यूकोसाइट्स जो आपके वाइट ब्लड सेल्स उनका माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पर अटैक करते हैं। साथ ही साथ आपका माइक्रोफेजेस हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई, है ना। ये क्या करते हैं, आपको अटैक करते हैं और अपना जो भी न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट टू द इंजुरी एंड सेंड साइट ऑफ फंक्शन एंड न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। They arrive at the injury site within the 72 hour of the injury and may remain at the area of week after the injury। 72 आवर के बाद ये आ जाते हैं और वीक तक वहाँ पर रिमेन रहते हैं, तब तक आपकी इंजुरी रिकवर ना हो जाए। या ज़्यादा पैथोजेंस का ग्रोथ हो जाता है तो आपको गैंग्रीन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। फिर अब हम ये देखेंगे अगला टिश्यू हीलिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेजेस ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, है ना। कौन कौन सी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी टिश्यू इंजुरी, जो टिश्यू में इंजुरी होती है ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेज। देन सेकंड स्टेज रिलीज ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स होते हैं उनका रिलीज होना। सेकंड स्टेज आ जाती है ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, आपका वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी उनका माइग्रेशन होना एट द साइट ऑफ इंजुर्ड एरिया और साइट ऑफ द इंजुरी, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है टिश्यू इंजुरी। टिश्यू इंजुरी में क्या होगा आपका एनी कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, फॉल, असॉल्ट इंजुरी और ओवर यूज ऑफ द मसल्स का ज़्यादा यूज करने से, जिम वगैरह करने से जितना कैपेसिटी नहीं उतना जोश में वेट उठा लिया, है ना, 15-20 किलो का डिप्स मार लिए और बाद में क्या हो रहा है आपको बॉडी पेन होने लगा, फीवर होने लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मसल्स पेन होने लग जाता है। फिर सेकंड आ जाता है रिलीज ऑफ द केमिकल। सेकेंड स्टेज में क्या करता है, फर्स्ट आपको ट्रामा हो सकता है, कोई फॉल हो सकता है, असॉल्ट इंजुरी और ओवर यूज ऑफ द मसल्स। सेकेंड स्टेज में आप यहाँ पर देखोगे रिलीज ऑफ द केमिकल। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, केमिकल्स का रिलीज होता है, जैसे हिस्टामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया। इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो करते समय कौन कौन सा हार्मोन इनका रिलीज होता है, हिस्टामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टोग्लैंडिन हो गया, है ना, लिम्फोकाइन हो गया, एक्टिवेट। ये हार्मोन क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनके एक्टिवेट होने से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है। देन इंक्रीज द वैसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन, उनका वाइडनिंग चौड़ी हो जाती है। देन चौड़ी होने के बाद इनकी परमिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है ऑफ द कैपिलरीज। दिस लीड टू द ब्लड फ्लो टू इंजुर्ड एरिया। तो कैपिलरीज उनकी परमिबिलिटी, उनका ब्लड का फ्लो वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और साइट ऑफ जो इंजुरी होती है वहाँ पर ब्लड ज़्यादा पहुँचना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसी की वजह से वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग और एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का और ब्लड का, राइट। अब थर्ड स्टेज में क्या आता है, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो आपकी ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है, उनका भी माइग्रेशन होना, वहाँ से मूवमेंट होना, ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। माइग्रेट सर्टेन टाइप ऑफ द ब्लड वेसल टू द डैमेज एरिया। कुछ टाइप के जो ब्लड सेल्स है उनका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है कहाँ पर, डैमेज एरिया, डैमेज जहाँ पर आपका टिश्यू सेल्स डैमेज हुए उस जगह पर। डैमेज टिश्यू इनिशिएट बाय द डब्ल्यूबीसी इन्फ्लगिंग द बैक्टीरिया एंड नेक्रोटिक टिश्यू। बाद में किसको इनिशिएट करता है, फेगोसाइट वगैरह को डब्ल्यूबीसी, जो क्या करता है, जो डेड नेक्रोसिस सेल्स है और बैक्टीरिया वायरस उनको इन्फल करता है, इनगल्फ मतलब उनको खा जाता है, उनको निगल लेता है, वहीं पर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देता है। ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स से वर्क करता है। अब ये भी टू टाइप से करता है। सबसे पहले तो आ जाता है प्रीडोमिनेंटली इन्फेक्शन, उसके ऊपर। सेकेंड कैसे करता है, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट टू द इंज्यूर्ड साइट। मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये क्या करते हैं, आपके इंज्यूर्ड साइट पर मूव करते हैं। देन सेकंड ये क्या करता है, फंक्शनिंग बाय द न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का, न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है।
तो ये तो हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अभी हम देखते हैं टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग का कौन कौन सा स्टेज है, किस तरीके से। अभी इन्फेक्शन तो हो गया, अब टिश्यू कैसे करके हील करता है, ये स्टेज में होता है इसका। अब टिश्यू हीलिंग के बारे में समझ लेते हैं, फिर टिश्यू कैसे हील होता है। तो टिश्यू हीलिंग की यहाँ पर हमारे को 4 स्टेज दी हुई है। फर्स्ट आ जाती है आपकी कोलिजिनेशन। फर्स्ट स्टेज है कोलिजिनेशन, सेकेंड है एंजियोनेंसिन, थर्ड है प्रोलिफरेशन और फोर्थ है रिमोल्डिंग, राइट। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेज आ जाती है आपकी कॉलिनाइजेशन। कॉलिनाइजेशन में क्या होता है, कॉलिनाइजेशन टुवर्ड द एंड ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस, माइक्रोफेजेस वर्क डायरेक्टली टू द क्लियर डैमेज एरिया विद द मेक स्पेस फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स। वुंड हीलिंग की जगह जहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन ऑक्यूर हो जाती है, जहाँ पर आपका वुंड है, वहाँ पर क्या होता है, आपके न्यू सेल्स टायरलेस जो माइक्रोफेजेस क्या करता है, वर्क करना शुरू कर देता है। जो डेड सेल उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उनको क्लीन कर देता है। और वहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस देता है, एक जगह देता है आपके न्यू सेल को जनरेट होने के लिए, न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए, है ना। तो न्यू सेल धीरे धीरे करके वहाँ पर एक टिश्यू और सेल्स का मैट्रिक्स जो है उनका ग्रोथ के लिए एक कॉलिनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद सेकंड में आ जाता है आपका एंजियोनेंसिन। एंजियोनेंसिन में क्या होता है, एंजियोनेंसिन की जो प्रोसेस होती है, वन सफिशिएंट क्लीनिंग द एरिया हैज बीन अचीव द डैमेज एरिया बिगिन टू स्प्राउट कैपिलरीज टू ब्रिंग ब्लड टू द रीजन नोन एज द एंजियोटेंसिन revisualization. The blood flow has the introduced to the area of the specific tissue, cell begin to regrow. अब क्लीनिंग का जो प्रोसेस हो जाता है वो अचीव हो जाता है कंप्लीट, और जो आपका डैमेज एरिया है वो बिगिन करता है, न्यू स्प्राउट होती है, नई नई कैपिलरीज की वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, वापस से जो आपका ब्लड है वो री इंट्रोड्यूस वहाँ पर होने लगता है, वापस से ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। विजुलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है और न्यू सेल्स और टिश्यू का ग्रोथ होना बिगिनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है थर्ड फेज प्रोलिफरेशन। द प्रोलिफरेशन फेज लास्ट अप टू 4 weeks in case where the injury sustained been more severe. The affected area may be become composed matrix between the specific cells tissues such as cells or other known as the granulation tissue. प्रोलिफरेशन के स्टेज में क्या होता है, नए नए जो सेल्स और टिश्यू है उनका धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू होने लगता है और पुराने जो डेड सेल है उनका वहीं पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। उसी की जगह पे नए सेल्स आपके आ जाते हैं। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपको कोई भी वुंड होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो डेड सेल वहाँ से हटने लगते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है और नए सेल्स वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर पुराने सेल्स के ऊपर नए सेल्स का वापस से प्रोलिफरेट होना, वापस से बनने लगना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन। और फोर्थ स्टेज में क्या आता है, रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग मतलब वापस से जैसी वो सिचुएशन थी जिस तरीके का था, वापस से वहाँ पर हीलिंग की जो प्रोसेस है अभी थोड़ा सा क्यूर हो जाता है। क्यूर होने के बाद जैसे आपको कोई भी यहाँ पर सेल्स में इंजुरी हुई है, अब इस तरीके का था तो थोड़ा सा डैमेज हो गया, डैमेज होने के वापस से हील हो गया, रिमोल्ड होगा, मतलब जिस स्थिति में पहले था वैसा ये सर्कल में हो जाएगा। तो सेल्स और टिश्यू का वापस से क्या होने लगता है, रिमोल्डिंग होना वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये हो गई इसकी 4 स्टेज में हमने बात की। फर्स्ट आ जाता है कॉलिनाइजेशन। कॉलिनाइजेशन में क्या होता है, जो आपका एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, माइक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, टायरलेसली क्लीन करते हैं जिस जगह पर आपका हुआ है और वापस से रीजनरेशन सेल्स के लिए आगे फर्दर इनको प्रोसीड करते हैं। एंजियोटेंसिन में आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का वापस से रिफिलिंग होने शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन आना शुरू हो जाता है एट द साइट ऑफ द इंजुरी, जिधर भी आपको इंजुरी हुई है रीइंट्रोड्यूस होने लगता है। उसका प्रोलिफरेशन धीरे धीरे करके सेल्स और टिश्यू का ग्रोथ शुरू हो जाता है, जो डेड सेल्स और टिश्यू वो हटने लग जाते हैं। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, वापस से जो जैसा सेफ था वैसा उसको रिमोल्डिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से 4 स्टेज में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाता है आपका सिस्टमैटिक एंड लोकल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। आपका सिस्टमैटिक एंड लोकल साइन इन्फ्लेमेशन का क्या हो सकता है, बताएगा कोई? सबसे पहले तो पेन, दर्द आपको होगा, हीट
है ना, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। क्या हो सकता है? पेन, हीट, रेडनेस और लॉस ऑफ फंक्शन, है ना। समटाइम हर बार लॉस ऑफ फंक्शन आपका नहीं होगा, यदि सीवियर केस में है तो आपको लॉस ऑफ फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम आ जाएगा? आपका पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये इसके 4 आपके इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम है। इससे आप एक हाइपोथेसिस लगा सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो कि भाई आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, और नॉर्मल आइज से भी आपकी रेडनेस वगैरह विजिबल आपको हो जाती है। क्या क्या? रेडनेस हो गया, बार्म हो गया, स्वेलिंग हो गया, प्लूरेंट और एक्जीड्यूटिव पस भी हो सकता है, पेन हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन, फीवर भी आपको आ सकता है इन्फेक्शन की वजह से। ये क्या होगा? इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, राइट। इतना क्लियर है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इनको हम क्या बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम। एसएस इन शॉर्ट में हमने पहले डिसीज में पढ़ा है, मैंने फर्स्ट जो आपको लेक्चर लिया उसमें बताया था कि हम इसको क्या क्या चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में क्या हो गया आपका? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, पल्स या एडिमा, लॉस ऑफ फंक्शन। ये क्या हो गया इसका? हीट और फीवर। ये क्या होगा? इसका साइन एंड सिम्टम हो गए। फिर अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट हम इसका क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट आ जाता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आप पैरासीटामोल वगैरह हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। इबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, डोलो 650 जो आपकी टैबलेट है वो आप ले सकते हो। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड भी आप ले सकते हो, इनहिबिट, अच्छा स्टेरॉइड वगैरह भी आप ले सकते हो, जिसमें आपका आ जाता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन द सेल्स वेल, इनहिबिट द फंक्शन, वाइट ब्लड सेल्स प्ले एसेंशियल रोल इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, राइट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन, अनदर आपका आ जाता है एंटीहिस्टामिन। और दूसरा ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट थेरेपी भी ले सकते हो। क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? मेडिकल मैनेजमेंट में आप कैसे करोगे? मेडिकल मैनेजमेंट मतलब आप मेडिसिन से ही उसको क्यूर कर सकते हो, टैबलेट वगैरह, इंजेक्टेबल वगैरह दे दे करके। तो ट्रीटमेंट में हमने इसका क्या क्या देखा? सिंपल सी बात है, एनाल्जेसिक ड्रग हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई। एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिको स्टेरॉइड हो गया, ये मेडिसिन आप ले सकते हो, कोल्ड एंड हॉट थेरेपी। ये क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट, राइट। फिर देख लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल रहेगा, नर्सिंग का मैनेजमेंट क्या होता है। तो यू आर ए नर्स, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट आ जाता है आस्क द क्लाइंट अबाउट द रिस्क फैक्टर, न्यूट्रिशन, मेडिसिन यूज, लोकेशन, ड्यूरेशन, रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग। नर्सिंग का क्या रोल हो सकता है? जो पेशेंट है आपका क्लाइंट, उससे पूछना है रिस्क फैक्टर के बारे में, न्यूट्रिशन वगैरह, डाइट वगैरह वो क्या लेते हैं, मेडिसिन वगैरह क्या यूज़ करते हैं, लोकेशन किस जगह पे आपको पेन हो रहा है, ड्यूरेशन आपको कब से पेन हो रहा है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गया, रेडनेस और स्वेलिंग तो नहीं है उस पार्ट पर, वो भी नर्सिंग को चेक करके लेना है। उसके बाद आता है असेस द इंजुर्ड पार्ट ऑफ द मूवमेंट एंड सर्कुलेशन एंड डिस्चार्ज। जहाँ पर आपको इंजुरी हुई है उस पार्ट को आपको असेसमेंट करना है, वहाँ का प्रॉपर मूवमेंट है कि नहीं, जितना होना चाहिए, नॉर्मल मूवमेंट है या नहीं है, सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं प्रॉपर ब्लड का, और कोई डिस्चार्ज पस वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, ये भी आपको चेक करना है, आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या देखोगे, मैनेजिंग पेन को आपको मैनेज करना है, जो आपका पेन स्केल आता है उसमें आपको नंबर प्रोवाइड करना है, कितने 1 से 10 तक मार्किंग रहती है, उसमें आपको देना कि पेशेंट का पेन का स्कोर क्या है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर लाइक रब पोजीशन, रिलैक्सेशन, डाइवर्सन टेक्निक लाइक
रीडिंग, वॉचिंग एक्सेट्रा, है ना। डाइवर्सन टेक्निक भी आप दे सकते हो, रिलैक्सेशन दे सकते हो और कंफर्ट उसको प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि रीडिंग हो गया, वॉचिंग टीवी हो गया एक्सेट्रा चीज़ें आप दे सकते हो। कंफर्ट डिवाइस का भी आप यूज़ कर सकते हो, क्यूशन हो गया, पिलो वगैरह हो गया, बेडशीट हो गया, ये सारी चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हो। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। मेडिकेशन में आप मेडिकेशन में आप क्या क्या दे सकते हो, एंड प्रिस्क्राइब कौन कौन सी मेडिकेशन कर सकते हो, है ना, जिसमें आ जाता है आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग आप दे सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि आपकी स्वेलिंग है, सूजन है, उसके अगेंस्ट काम करती है, उसको एंटी मतलब होता है उसके अगेंस्ट, स्वेलिंग को कम करने का जो काम करती है, सूजन को, वो आ जाती है आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। ठीक है, ये ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये ड्रग आप दे सकते हो। एनकरेज रेस्ट, रेस्ट करने के लिए पेशेंट को आप इनकरेज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। देन प्रोवाइड हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, जो हीट और कोल्ड एप्लीकेशन होती है, हॉट बैग, कोल्ड बैग, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर लास्ट आ जाता है एलिवेट इन्फ्लेमेट पार्ट इफ पॉसिबल, जो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हुई है वो पार्ट को आप एलिवेट करके ऊपर करके रख सकते हो, ताकि ब्लड का वहाँ पर सर्कुलेशन कम हो और रेडनेस स्वेलिंग ज़्यादा ना हो, राइट। तो ये इसका हो गया। फिर मैनेजिंग टिश्यू इंटीग्रिटी, टिश्यू की जो इंटीग्रिटी है नॉर्मल, उसको मैनेज करना सेकंड स्टेप में। फर्स्ट में हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ पेन, पेन का मैनेज किया हमने। सेकंड में हम देखते हैं मैनेजिंग टिश्यू इंटीग्रिटी। अब ये कैसे करोगे टिश्यू इंटीग्रिटी? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल डाइट टू प्रिपेयर हीलिंग प्रोसेस, न्यूट्रिशन डाइट लेने के लिए बोलेंगे ताकि जो हीलिंग की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो प्रॉपर तरीके से। यदि हेल्दी डाइट लेंगे तो जो हीलिंग प्रोसेस हो फास्ट हो जाएगी, राइट। फिर असेस सर्कुलेशन स्किन सराउंडिंग एंड एरिया इन्फ्लेमेट पार्ट, जो जिस जगह पर आपका इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ का आपको असेस करना है सर्कुलेशन को, स्किन की क्या कंडीशन है, जो इन्फ्लेमेट पार्ट है उसकी कंडीशन क्या है, वो भी आपको असेसमेंट करना है। यूज द स्टेराइल वाटर और नॉर्मल सलाइन टू क्लीन द इन्फ्लेमेट पार्ट, कैसे, जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पर नॉर्मल सलाइन का आपको यूज करना है क्लीन करने के लिए। कीप द इन्फ्लेमेट एरिया क्लीन एंड ड्राई एंड एक्सपोज टू द एयर फॉर बेटर हीलिंग, जिस जगह पर भी आपको इन्फ्लेमेशन हुई उस एरिया को आपको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और एक्सपोजर रखना है एयर में, ताकि उसकी हीलिंग की प्रोसेस वो बेटर हो सके। फिर नेक्स्ट थर्ड वन आ जाता है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अभी हमने क्या देखा, पेन मैनेजमेंट देखा, मैनेजमेंट ऑफ टिश्यू इंटीग्रिटी, कैसे आप टिश्यू हीलिंग को अच्छा कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका थर्ड लेवल पर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अब कैसे इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले असेस द वुंड फॉर द स्पेसिफिक साइन ऑफ इन्फेक्शन, वुंड को आपको असेस करना है, कोई भी वहाँ पर स्पेसिफिक साइन तो नहीं है, जैसे कि पस हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको असेस करना है। ड्रेनेज वगैरह तो नहीं है, कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं आ रही। यदि पस वगैरह है तो आप कल्चर का जो टेस्ट है वो भेज सकते हो, राइट। मॉनिटर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन 4 आवरली, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन आपको मॉनिटर करना है 4 आवरली। चेक WBC काउंट, WBC का जो काउंट है वो भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोवाइड इनटेक एंड आउटपुट न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करना है, इनटेक आउटपुट आपको मेजर करना है। इफ वुंड प्रेजेंट मेंटेन ए सेप्सिस फॉर द ड्रेसिंग, यदि वुंड प्रेजेंट है तो आपको ये सेप्टिक टेक्निक यूज करना है। एसेप्टिक मतलब जिससे कि बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो, प्रॉपर आपको तरीके से ग्लव्स गाउन वगैरह डाल करके एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। इफ वुंड प्रेजेंट मेंटेन एसेप्सिस, ड्रेसिंग भी हो गया। ऑलवेज वॉश एंड प्रायर टू द टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने से जिस जगह इन्फ्लेमेशन हुई है आपको हैंड वॉश करना है, आपको सैनिटरी यूज करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना हमारा हो गया, फिर हम अगले लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इसमें हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में और इसका सेल्स इंजुरी का क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हमने इन्फ्लेमेशन का इंट्रोडक्शन देखा, इसका टाइप देखा, टाइप में हमने एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट देखा।
और फिर हमने इसका कॉजेस समझा कि किस रीजन से आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसमें आपने देखा फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्शन, इस्चेमिया और आपका इम्यून रिस्पॉन्स। फिर प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमने समझा किस किस स्टेज पे इसका प्रोसेस होता है। देन सेल इंजुरी के बारे में समझा एक ग्राफ के हिसाब से। और फिर हमने देखा स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन और टिश्यू हीलिंग। और फाइनली फिर हमने इसका साइन सिम्टम ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखा, राइट। तो इतना आप रिव्यू करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।